अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भोपाल बेस्ड एक सीनियर जर्नलिस्ट से, जो 1988 से सहाफी हैं। एमपी में एक बड़ा मीडिया हाउस है, डिजियाना मीडिया ग्रुप। उसके ये ग्रुप एडिटर हैं और इस ग्रुप में 3 सैटेलाइट चैनल हैं, जिसके ये हेड हैं। यूं तो पीसीजी पर एक मुलाकात का सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है, पर पिछले 9 साल से ये अपने एक न्यूज चैनल न्यूज वर्ल्ड में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसका नाम एक मुलाकात है, जिसका नाम इन्होंने ही रखा। आज के मेहमान हैं जनाब रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक पंसौर से है और ये मरहूम अजीज अहमद सिद्दीकी साहब के साहबजादे हैं। इनके और चाइल्डी कनेक्शन की डिटेल्स हम उन्हीं की जबानी आगे प्रोग्राम में सुनेंगे, इंशाअल्लाह। रिजवान साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले रिजवान साहब अपने चाइल्डी कनेक्शन के बारे में बताएं, अपने ददिहाल के बारे में, ननिहाल के बारे में, ससुराल के बारे में। काशिफ साहब, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था पंसौर का, वहाँ मेरे मरहूम दादा शेख हाजी फैजान उल्लाह साहब की जमींदारी थी। वो वहाँ आकर बस गए थे और वहीं से सिलसिला हमारा पंसौर से शुरू हुआ। आ, उसके अलावा जैसा कि आप और चाइल्डी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ननिहाल भी बमरौली में है। और बमरौली में चौधरी कहलाते हैं वो मेरे ननिहाल के लोग, मेरे मरहूम नाना चौधरी मोहम्मद अहमद साहब। और उनकी जमींदारी थी वहाँ। उस दौर के वो पढ़े लिखे शख्स थे। उस दौर में जब उन्होंने हायर सेकेंडरी की तो बहुत दूर दूर से लोग उन्हें देखने आए कि इतनी पढ़ाई लिखाई किसने की है। और उसके साथ साथ मेरी माँ का ननिहाल, मतलब मेरे नाना का ससुराल भी वहीं अबू बकरपुर में है, नजदीक ही। और वो फैमिली भी दरोगा थे मेरे परनाना उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। बाद में मेरी माँ के मामू, मतलब मेरे मरहूम रिश्ते के मेरे जो नाना हैं, वो भी आखिर में महाराष्ट्र के और गोवा के गवर्नर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल तक बड़े अफसर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के सीनियर मेंबर रहे हैं। और इस तरह से जहां तक शादी की बात है, तो हमारी खानदान में ही शादी हुई है, इसलिए वो रिश्ता भी चाइल्ड से ही। अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं और तालीम के बाद आप मीडिया से कैसे जुड़े। आपने मीडिया को ही अपना कैरियर क्यों चुना, जबकि आपने एमएसडब्ल्यू भी किया हुआ है। काशिफ साहब, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था। मैं छात्र राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव था। हम अपनी पैनल लड़ाते थे और हमारे पैनल के प्रेसिडेंट भी बने। और वो एक दौर था। उस दौर के साथ साथ मेरे एक सीनियर थे। हम जब मुझे सिर्फ प्रेस नोट लिखना वो भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन मेरी एक लिखने पढ़ने का शौक था। तो मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मैं प्रेस नोट बनाऊं जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसके। तो मेरे एक सीनियर थे, मैं कटनी का जिक्र कर रहा हूँ। वहाँ मेरे वालिद ने हमारे लिए एक घर बनाया था। वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहाँ। सुनील रांधेलिया साहब, उनको लगा कि शायद मैं इस पत्रकारिता करने के लिए बेहतर रहूंगा। और उन्होंने अचानक एक दिन मुझे कहा कि कल हमने हमारा उस वक्त कटनी जिला नहीं था, पास नजदीकी जिला जबलपुर था। और मैं कहा कि आप चलो कल जबलपुर चलना है किसी काम से। और हम वहाँ गए। वहाँ जो उस बड़ा अखबार था उस दौर का, वहाँ का नवीन दुनिया, उसके जो मालिक थे उनके साथ हम तकरीबन 9:30 बजे उनकी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। और वहाँ नाश्ता करते करते हम दोनों के लिए बहुत चौंकने की बात थी, मेरे लिए भी और वो जो
उस अखबार के मालिक थे। अगर आप लोगों ने शेरछाप बीड़ी, शेरछाप काला दंत मंजन ये सब अगर सुना हो, बहुत बड़े व्यापारी हैं वो, और वो पॉलिटिक्स में भी काफी, किताब उनके वालिद जो हैं वो भी मिनिस्टर रहे हैं, वो खुद भी मिनिस्टर थे, उनके बेटे एमएलए। तो इस वो वहाँ डाइनिंग टेबल पर उन्होंने अचानक कहा कि इन्हें आप रिपोर्टर बना दीजिए। हमारे लिए चौंकने की बात थी, मुझे और खास तौर से उनके लिए, जिनके पास हम गए थे। उन्होंने पूछा कुछ आता है? मैंने कहा, बहुत ईमानदारी से मैंने उन्हें बताया मुझे प्रेस नोट बनाना आता है। शायद मेरी वो साफ गोई उन्हें पसंद आई और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मुझे ठीक से खबर बनानी नहीं आती, दूसरे अखबारों को पढ़ता था, उससे अंदाज लगाता था, इसलिए कि उसी वक्त उसी साल मैंने ग्रेजुएशन किया था। दूसरे अखबारों को पढ़कर और फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ, पढ़ने लिखने का शौक था ही। घर का माहौल भी उस तरह का था, पढ़ने लिखने वाला। मेरे वालिद ने बचपन से हमारी आदत डाली थी, वालिद और वालिदा दोनों ने, कि अखबार पढ़ने। तो हम कम से कम दिन सुबह 2 अखबार जरूर पढ़ते थे। पहले बहुत खराब लगता था, लेकिन वो अखबार पढ़ाना जो उन्होंने बहुत, मैं शायद प्राइमरी या मिडिल में पढ़ता था, तब वो जो अखबार पढ़ने का सिलसिला था वो काम आया। और फिर धीरे धीरे कभी मुड़कर नहीं देखा। पहले प्रिंट मीडिया का दौर था और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। माशाअल्लाह। हम चाहेंगे आप सहाफत की दुनिया में आने से पहले जो आपका तालीमी सफर था उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, फिर कैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मेरी स्कूलिंग शुरुआती दौर में तो मेरे वालिद चूंकि फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो जो आप कहें छोटे शहर या कस्बे, वहाँ ज्यादातर उनकी पोस्टिंग होती थी। फॉरेस्ट कैंपस में हम रहते थे, वहीं के सरकारी स्कूलों में हमें पढ़ने का शुरुआती दौर में मौका और मिला। और वो भी बहुत अजब है। मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र भी उतनी नहीं थी, लेकिन मेरे जो कैंपस में जो बच्चे थे वो स्कूल पढ़ने जाते थे, तो मैं भी जिद करके उनके साथ एक यूं ही थैला उठाकर चल दिया। और सबने मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे कोई बात नहीं चली। तो फिर धीरे धीरे मुझे कुछ किताब कापियां खरीद के दे दी गई और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पहले इकनी एक दूनी दो इस तरह से पढ़ना शुरू किया था। जब मैं इलाहाबाद जाता था तो मेरे भाई और मेरे बड़े और सब मामू लोग, मेरे चाचा बाबा सब मुझसे बड़ा उससे सुनते थे। एक 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 कम, एक एक दूनी दो, इस तरह से इकनी एक दूनी दो। और बस पढ़ने का शौक तो बचपन में था ही, तो बस यहीं से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जबलपुर में एक कॉन्वेंट है, जॉनसन स्कूल। क्लास सेकंड में मैं वहाँ मैंने वहाँ पढ़ाई की। और वहाँ ये कहा गया कि इनकी उम्र कम है, जिस जिस क्लास में ये है, या तो एक क्लास पीछे कर दिया जाए या इनकी कुछ उम्र बढ़ाकर किया जाए। और मेरे वालिद ने फैसला किया कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वो डिमोरलाइज होगा, तो मेरी कुछ उम्र बढ़ा दी गई। और लोगों की उम्र घटाई जाती है अक्सर, लेकिन मेरी उम्र बढ़ाई गई। और अ, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक वालिद साहब को लगा कि कहीं ऐसी जगह घर बना लिया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो। तो कटनी में फिर हमारी पढ़ाई हुई। और मेरे मामू ये चाहते थे, मेरे सबसे छोटे मामू मरहूम आजम साहब, कि मैं इलाहाबाद में रहकर पढूं, उनके पास पढूं। लेकिन मेरे वालिद वालिदा ने ये फैसला किया कि अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चा अगर साथ में रहेगा तो ज्यादा बेहतर चीजें सीखेगा। तो फिर वहीं से शुरू हुआ, प्राइमरी, मिडिल, और फिर उसके बाद हमारे जमाने में, अब तो 10+2+3 सभी जगह हो गया, लेकिन उस दौर में एमपी में खास तौर से हायर सेकेंडरी 11th हुआ करती थी, हाई स्कूल नहीं होता था। 8th के बाद 9th 10th और 11th बोर्ड के एग्जाम होते थे। और वो इत्तेफाक से वो दौर ऐसा था कि भोपाल गैस कांड भी उसी दौर में हो गया था। सभी क्लासों को जनरल प्रमोशन मिला था, लेकिन क्योंकि हमारा बोर्ड था इसलिए हम लोगों ने एग्जाम दिया था। और इस तरह से फिर ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं, बीएससी भी वहीं किया, कटनी से ही। उसके बाद तकरीबन 2 साल के लिए मैं जलगांव इंजीनियरिंग कॉलेज गया था इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, लेकिन अ, शायद मुझे वो रास नहीं आया, या हालात कुछ भी कहा जाए, अब वो बहुत पीछे छूट गई है वो चीजें। मैं वापस आया, कुछ माइनिंग इंजीनियरिंग का भी मैंने कुछ
कोर्स किया, लेकिन वो भी मैं बहुत पूरा नहीं कर पाया। लेकिन फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको जर्नलिज्म का अपना सिलसिला बताया, वो शुरू हुआ और फिर उसके बाद मैंने पत्रकारिता करने के साथ-साथ अपने इसमें मैं करियर बना चुका था। उसके साथ-साथ फिर मैंने बीए किया, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसा कि आपने बताया, आपके वालिद साहब एमपी में फॉरेस्ट ऑफिसर थे और 2015 में उनका इंतकाल हुआ। अपने वालिद साहब की शख्सियत के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत फ़क्र होता है जब मैं उनका ज़िक्र करता हूँ या कोई उनका ज़िक्र करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर थे, एक ज़मींदार फैमिली से आते थे और साथ ही उनकी शादी भी एक बड़े घराने में हुई थी। और जब शादी का हम एल्बम देखते हैं, जब उसको पलटते हैं, तो मेरे वालिद की शादी में हाथी, घोड़े, कार तो थी ही, हाथी घोड़े भी थे। और अबू बकरपुर में मेरे जो परनाना है, उनके यहाँ बारात गई थी वहाँ, और बहुत धूमधाम से, बड़े शान से शादी हुई थी। और 3 बारातें एक साथ लगी थी वहाँ। मेरे मामू, मेरे खालू, इन सब की बारातें भी लगी। मेरे वालिद साहब बहुत अ, फ़कीरी अंदाज़ के आदमी थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी के किस्से हैं, लोग उनकी ईमानदारी का ज़िक्र करते हैं। लोग कहते हैं कि ये संत पुरुष हैं। जब उनकी बात होती है, ज़िक्र होता है, तो कहते हैं संत पुरुष हैं। और इनके पास जाओ तो कभी वापस नहीं लौटना पड़ता, कोई काम में अड़ंगे नहीं लगाए जाते और उसके एवज़ में कभी कुछ करना नहीं होता। शुरुआती दौर में नहीं समझ में आता था, काशिफ़ साहब, तो लगता था कि ये किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई हमें कमी कभी नहीं आने दी उन्होंने। लेकिन ज़ाहिर है, एक सरकारी मुलाज़िम की जो तनख्वाह होती है, उससे घर चल सकता है। लेकिन वो जो बहुत ढेर सारे ऐशो-आराम और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो ज़ाहिर है नहीं होता। मेरे वालिद के जो सबॉर्डिनेट थे, उनके बच्चों के भी ऐशो-आराम शायद वो ज़्यादा शाह-फर्श थे, ज़्यादा तरह की चीज़ें थी। लेकिन मेरे वालिद कहते थे, जो सस्ता रोए एक बार और महँगा रोए बार-बार। अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छी पढ़ाई, इन सब चीज़ों में वो बहुत खर्च करना पसंद करते थे, अपनी हैसियत से ज़्यादा कोशिश करते। लेकिन ईमानदार थे, इसलिए हम सबको फ़ुज़ूल खर्ची करने से भी रोकते थे। और उनकी ईमानदारी उस वक़्त तो बहुत खराब लगती थी, बड़ी अजीब-सी लगती थी। लगता था कि ये चाहते तो पता नहीं क्या कर लेते। लोगों ने इतने घर बना डाले, इतने ये कर डाले, इतने पैसे कमाए, लेकिन इन्होंने एक घर जहाँ हम रहते थे कटनी में, वो घर, और दूसरा एक मकान जहाँ आप रहते हैं, वहाँ किसी ज़माने में एक मकान बना था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वालिदा मेरे सामने ही बैठी हैं। और चूँकि वालिद का ज़िक्र है, तो वालिद और वालिदा दोनों के बहुत सैक्रिफ़ाइस हैं। और उस घर को, जिस घर को, उस मकान को जिसको बाद में हमने बेच दिया, वो मकान जब बनने बीच में बनते-बनते, और उसमें कुछ इंतज़ाम नहीं था पैसे का उतना। मेरे वालिद ने लोन लिया और उसके बाद अपने पीएफ से, उसके बाद भी नहीं बना, तो मतलब मैं काँप रहा हूँ उस बात को करने में। मेरी वालिदा के पूरे ज़ेवर बेच दिए गए। तो इतने ईमानदार थे मेरे वालिद, और मुझे फ़क्र है। उस वक़्त लगता था कि ये क्या चीज़ है, ईमानदारी तो इसका क्या है? लेकिन आज लगता है, और वही चीज़ है जो हम दोनों भाइयों में भी वही कूट-कूट कर भरी है। अपने, और अल्लाह ने हमारी ज़रूरतों को कभी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह ने हमारी ज़रूरतों को पूरा ना किया हो। जो ज़रूरत थी, उससे पहले पूरी हो। जी, उस मकान में अब जुबैद उस्मानी साहब रहते हैं। जो जी। सुनने वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, डी ब्लॉक करेली में। तो रिजवान साहब, आप जिस मीडिया हाउस के लिए काम करते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं और वहां क्या-क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, उस बारे में बताएं। काशिफ़ साहब एक मेरे दोस्त हैं, घनश्याम पंजवानी, उनका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है इसमें। वो, मैं एक बड़े मीडिया हाउस में काम करता था, उसका नाम बंसल न्यूज़ है। एमपी का एक बड़ा मीडिया हाउस है और साथ में एक बड़ा बिज़नेस हाउस भी है। अगर
आपको मैं बताऊं कि इस मुल्क में सबसे पहला प्राइवेट पार्टनरशिप से जो स्टेशन बनाया गया है वो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, अब जिसका नाम बदल गया, रानी कमलापति स्टेशन हो गया। उस उस स्टेशन के पहले, उस स्टेशन के प्रमोटर, मतलब इस मुल्क के पहले प्रमोटर जिन्होंने स्टेशन को रेलवे के साथ मिलकर बनाया है, वो बंसल ग्रुप जो है, उस ग्रुप में मैं न्यूज एडिटर था। और मेरे दोस्त जो हैं उनको मैं वो चाहते थे कि मैं जो ये हमारा जो विजियाना ग्रुप जो चैनल शुरू कर रहा है मैं उसमें आ जाऊँ। और बस उनके बुलावे पर नाना करते करते मैं इस ग्रुप में शामिल हुआ। शुरुआत में इस ग्रुप का मीडिया को लेकर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी एक तरह से बुनियाद रखने वालों में मैं हूँ। ये न्यूज वर्ल्ड जो नाम है, जैसे इस एक मुलाकात का आप जिक्र कर रहे थे, वैसे न्यूज वर्ल्ड नाम भी मैंने ही चुना। और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ा और मैं उसमें एडिटर चीफ बना। और फिर पीछे मुड़कर हमने नहीं देखा। हमारे जो इसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इसके विजियाना ग्रुप के जो सीएमडी हैं, अ, सुखदेव सिंह घुमन साहब, और जो एमडी हैं तेजिंदर सिंह घुमन साहब, ये इंदौर बेस्ड है, इंदौर में रहते हैं। वैसे तो ये सिख हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन ये भी अब जिक्र करते हैं कि इनके वालिद जो हैं वो बीएसएफ में कमांडेंट थे। और ये भी जिक्र करते हैं कि जब 84 के दंगों में लोग पंजाब की तरफ लौट रहे थे, सिखों पर हमले हो रहे थे, सिख निशाने पर थे पूरे मुल्क में, उस वक्त जब लौट रहे थे लोग, तब ये इंदौर में बस रहे। ये फर्स्ट जनरेशन है इनकी। ये इससे पहले बिजनेस में नहीं थे, दोनों भाई पढ़े लिखे हैं और बिजनेस में नहीं थे। एक जॉब से शुरू किया और एक बिजनेस को काफी बड़े पैमाने पर इन्होंने बढ़ाया। रियल एस्टेट से लेके माइनिंग से लेकर कई तरह के काम ये करते हैं। केबल का एक केबल नेटवर्क भी काफी बड़ा है, जो घरों में जो बॉक्स लगते हैं, सेट ऑफ बॉक्स, उसका भी इनका बड़ा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला इसके मीडिया हाउस को आगे बढ़ाने का। एक चैनल था, एक चैनल से हमने 4 चैनल किए, एक ज़माने में एक 4 चैनल किए, और वो सभी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा चैनल रहे हैं। और हमने उसको कोशिश करके एक हिकमत के साथ कैसे बेहतर से बेहतर चलाया जा सकता है, इसलिए कि भोपाल इतने ढेर सारे चैनलों को चलाने की जगह नहीं। अगर जब हम चैनलों की बात करते हैं, न्यूज़ चैनल, सैटेलाइट चैनल की बात करते हैं, तो दिल्ली या इस तरह के किन्हीं बड़े शहरों, बॉम्बे, इस तरह के बड़े शहरों का वो होता है। लेकिन ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसने भोपाल से इस काम को किया, और भोपाल और इंदौर के बीच में कोऑर्डिनेशन करके हमने इस चीज को आगे बढ़ाया। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो मीडिया बिक चुका है कुछ के सिवा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सच से कोई नजर नहीं फेर सकता, कोई सच से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप, दौर कोई भी आए, अपने काम को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आप काम करते भी रहें, बेहतर भी करें। जो आपके इस काम का, इसका जो मोटिव है, जो इसकी जिस जो मकसद है इस काम का, उसको पूरा करने की कोशिश करें। पूरा तो सब हर वक्त नहीं हो सकता, अलग अलग दौर होता है, इसलिए कि जो हालात है लोकतंत्र में, अगर सारे तरह की चीजों को बेहतर ढंग से करने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए एक सेक्टर जिम्मेदार नहीं है। अगर वो आप जैसा आप मानते हैं, उसके लिए कोई एक सेक्टर जिम्मेदार नहीं है। इसको सारे सेक्टर की जिम्मेदारी है, और खास तौर से समाज की भी बहुत जिम्मेदारी है। उम्मीद तो सब ये करते हैं कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन भगत सिंह पड़ोस के घर में हो, अपने घर में कोई नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ी अ, अगर हिंदी में मैं कहूँ, चूंकि हिंदी में पत्रकारिता करता हूँ, विडंबना है समाज की, सोच की। लेकिन काशिफ साहब, सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा किताबों में लिखा है, लेकिन जैसा होना चाहिए उसको करने की कोशिश और जद्दोजहद जरूर होनी चाहिए। आप अगर चीजों में, मैदान में बने रहें,
तो आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप मैदान में बने रहें, हालात के साथ एक कोऑर्डिनेशन करें और फिर अपने काम को भी करें जिस काम के लिए आप आए। वरना दूसरे तरह के बिजनेस किए जा सकते थे, कहीं नौकरी की और कोई नौकरी की जा सकती थी, कुछ और किया जा सकता। लेकिन इस फील्ड में जो भी लोग आते हैं वो ये सोचकर नहीं आते। रिजवान अहमद सिद्दीकी ने ये नहीं सोचा था कि वो ग्रुप एडिटर हो। वो तो एक रिपोर्टर थे, एक शहर में एक रिपोर्टर, और वो भी जिसे तकरीबन 1 से 1.25 साल 1.5 साल कोई सैलरी नहीं मिली। इसलिए कि उस दौर में छोटी जगहों पर सैलरी बहुत नहीं मिलती थी। अखबार के खर्च जो हैं वो जो लोकल दफ्तर होता था उसमें जो एडवर्टीजमेंट होता था उसका एक शेयर उस सहाफी को भी मिलता था, उसी से चीजें चलती थी। और बहुत ही मतलब याद करने वाली बात है कि उस दौर में अ, किसी इंसान को तकरीबन 1.5 साल 1.25 साल तनख्वाह ना मिले और वो नौजवान हो, उसके पास अपना कोई और दूसरा बैकअप ना हो, तो वो कैसे चीजों को मैनेज किया गया होगा, वो बहुत जबरदस्त है। और जो मीडिया है वो हर दौर में उसको इस तरह से इन चीजों से जूझना पड़ा है। तो मेरे मरहूम वालिद का फिर जिक्र आ जाता है कि उन्हें मालूम था कि मुझे कोई सैलरी तो मिल नहीं रही। तो मेरे पास स्कूटर थी, जब मैंने हायर सेकेंडरी पास किया तो उन्होंने मुझे एक स्कूटर दिलाई और उनके पास बुलेट थी। तो वो मुझसे कई बार गाड़ियां बदल लेते थे, कहते थे यार कि थोड़ा आज अपनी गाड़ी दे दो मुझे, और मैं मुझे पास ही जाना है, तुम ये वाली गाड़ी ले जाओ। और फिर शाम को जब हम दोनों घर लौटते थे तो मेरी गाड़ी फुल टैंक होती थी और वालिद साहब मुझसे कहते थे कि देखो रिजर्व में गाड़ी मत चलाया। और ये कहकर फिर हम लोग आपस में गाड़ी बदल लेते थे। इस तरह से मेरा काम चलता था। कई बार पैदल भी चले जाते थे। और एक अकेला खर्च यही था कि पेट्रोल कैसे डलना है, और उसके अलावा कई बार वो मेरी रात में सोने के बाद मेरी जेब की तलाशी भी ले लेते थे और मेरे जेब में कुछ पैसे होते थे। जब वो तलाशी होती थी मुझे अंदाज लग जाता था कि आज उन्होंने मेरे मेरे कमरे में वो आए हैं। और तो इस तरह से एक सपोर्ट था, बिना कहे, बिना कोई मतलब ये एहसास कराए हुए, बिना नहीं कि अब नहीं, अब तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, करते रहो। और वो एक सपोर्ट था और वही सपोर्ट आज यहाँ तक लाया है। तो काशी साहब बहुत जद्दोजहद है इस पेशे में, और मैं इसको पेशा नहीं, ये तो एक तरह का मिशन है। बड़े बड़े जो मेन मेन स्ट्रीम के जो मीडिया है उसमें बहुत बड़े बड़े पैकेज दिखते हैं लोगों को, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी जद्दोजहद करते हैं, फिर भी अपना काम कर रहे होते हैं। और जब तक ये जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, जब तक लोगों में पानी है, तब तक ठीक है, निशाने पर आएगा। और खास तौर से जो कारपोरेट हाउस से जुड़े हुए मीडिया है उनकी अपनी अलग, उनकी अपनी अपनी अलग चैलेंज है। लेकिन बाकी तरह के जो मीडिया है वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और आजकल एक सोशल मीडिया भी आ गया, तो अब हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। हम कोई चूक करेंगे तो पहले कोई हमें बताने वाला नहीं था पब्लिकली, हमको पर्सनल तो कोई बता सकता था, लेकिन अब लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है। तो ये दौर ऐसा भी है कि मीडिया ठीक है, उसको लेकर बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन ये दौर ऐसा भी है कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी हर रोज पैमाने पर ली जाती है, कसौटी पर ली जाती क्या कभी आपको आपके काम को लेकर किसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ा? अगर हाँ, तो उस दबाव से आप कैसे बाहर निकले? है। कभी क्या, ये तो डेली है, रोज की चीज है। कुछ दबाव आप खुद से लेते हैं, कुछ दबाव होता भी है। दबाव सबसे बड़ा ये है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ होती है। ये एक बहुत वो है। और फिर आपका जो अपना ईमान है वो भी तो आपको आप पर निगाह लगाए रहता है। फिर इसके साथ साथ बहुत ढेर सारी चीजें हैं
इसलिए कि कोई मीडिया हाउस को रन करना, उसको ऐड करना, ये कोई आसान काम तो कतई नहीं होता, और रंजिश भी बहुत होती है इसमें। तो कैसे पतली गली से निकलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, या मंजिल के बीच में भी कई बार अटक जाते हैं। आप जो कुछ करते हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। इन सब के बीच बहुत तरह की चीजें हैं, और अब थोड़ा सा दौर और बदला है, तो अब आप रिजवान अहमद सिद्दीकी की तरह भी देखे जा सकते हैं। पहले नहीं था ऐसा। आपकी पहचान एक सहाफी की थी, एक पत्रकार की। हाँ, अब थोड़ा सा कई बार कुछ लोग आपको उस नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं, तो हर दौर में बहुत कुछ होता है। और जब तक आपके पास कोई जिम्मेदारी है, आप कोई काम करते हैं तो करते रहिए, और ये सब तो आता रहेगा। रही बात दबाव की, तो आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं और कितना प्रेशर आप नहीं झेल सकते हैं, इन सब के बीच ये सिलसिला चलता है। आगे के सवालों के लिए मैं जफर आलम भाई को आवाज दूंगा। जफर आलम भाई। शुक्रिया काशिफ भाई। रिजवान साहब, जैसे कि माशाल्लाह आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मीडिया से रिलेटेड, तो मैं ये आपसे शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि अभी तक हाल फिलहाल आपकी क्या लर्निंग्स रही, और क्या सीखने को मिला अभी तक आपको। जफर साहब, इंसान रोज सीखता है। तो अगर मैं मीडिया की तरफ आपको लेकर चलूंगा दोबारा, लेकिन अगर मैं सीखने की बात करूं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। ये किताबी बात नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और आप किससे सीखते हैं उसकी भी उम्र बहुत मायने नहीं रखती, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत मायने नहीं रखता कई बार। मैं एक जिक्र करना जरूर चाहूंगा कि मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी। उसने एक बार अपनी माँ से कहा कि पापा, ये टेलीफोन पर जो किसी को जवाब देते हैं तो ये था क्यों कहते हैं। उसकी माँ ने कहा कि तुम खुद पूछ लो। बेटी मेरी बहुत छोटी थी, मुझे लगता है सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती। मेरी आदत ये थी जफर साहब कि मैं जब फोन पर किसी से बात करता था तो मैं कहता था मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी बोल रहा था। तो मेरी बेटी ने इस पे पॉइंट आउट किया और उसने पूछा मुझसे। बड़ी दुलार से आई, बड़ी छोटी बेटी है, वो थोड़ा ज्यादा चुलबुली है, तो अब तो माशाल्लाह बड़ी है। अब तो इंशाल्लाह इस साल वो वकील हो जाएगी। लेकिन तब उसने मुझसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने भी गौर किया कि क्यों बोलता हूँ, पता नहीं किससे, कभी किसी से सीख लिया होगा। और जिनसे सीखा था उनके बारे में फिर अभी भी उसके साथ ही जिक्र करूंगा, वो सहाफत का जिक्र होगा। तो मैंने उसको सुधार लिया। धीरे धीरे बातचीत करने में कई चीजों में आप नुक्ते नहीं लगाते। हिंदी के उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं उर्दू तक नहीं जाता। हिंदी में भी कुछ चीजें हैं, जैसे डॉक्टर, तो ऊपर वो एक चंद्रबिंदी वाला वो। लेकिन ये धीरे धीरे चलन में लिखना भी बंद हो गया है, और तकरीबन बहुत से लोग बोलते भी। जी। तो मेरी बेटियों ने मुझे इसका भी एहसास कराया कि आप धीरे धीरे डॉक्टर बोलने, आप हॉकी बोलने लगे हैं, हॉकी को। तो ये चीज है। और वालिद मेरे मेरे जैसे अ, हिंदी की पत्रकारिता में मुखालफत को खिलाफत बोला जाने लगा है। ज्यादातर लोग बोलते होंगे, अगर आप लोग जी। चैनल के वो सुनते हैं, तो मेरे वालिद ने मुझे एहसास कराया कि खिलाफत तो खलीफा से है, ये खिलाफत तो नहीं है, ये मुखालफत है। और ये तकरीबन है, करीब नहीं है। ऐसी कुछ चीजें, तो ये रोज आपकी जिंदगी में बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो आपको सिखाते हैं। मैं जिक्र कर रहा था कैसे मैंने शुरू किया। तो मेरे एक सीनियर थे अखबार में, वो
फोन पर जब किसी से बात करते थे मैं बड़ा इम्प्रेस था। वो बड़ी बड़ी अच्छी, नंदाल सिंह का नाम है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। उनसे मैं बहुत इम्प्रेस था और वो बहुत अच्छा लिखते थे और उतना ही अच्छा चीजों को बोलते भी थे। तो नंदलाल सिंह जी से, नंदलाल भैया कहते हैं हम उनको, उनसे हमने ये सीख लिया था। उन नंदलाल सिंह जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई जो मेरे टीवी की पत्रकारिता में बहुत काम आई। मेरी आदत ये थी कि जब हम कोई चीज आपस में बात कर रहे होते थे, डिस्कस कर रहे होते थे, तो मैं सामने वाले को पूरी बात नहीं कहने देता था। मैं उसको जवाब देने लगता था कि हाँ 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 आप सही कह रहे हैं, ऐसा है, हाँ हाँ ये ऐसा है, ये मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने एक दिन मुझे बहुत बहुत सीरियस होकर कहा कि मैं समझ रहा हूँ तुम बहुत ज्ञानी हो, बड़े अंतर्यामी हो, तुमको मालूम है मेरे अंदर क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम जान जाते हो, लेकिन भाई मुझे पूरा सुन तो लो, ये मैं कह भी रहा था या नहीं। उनकी उस बात से मुझे एहसास हुआ कि आपको सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने देना चाहिए। जब आप पूरी बात सामने वाला आपसे कोई कहता है तो आपको उससे बात करने में मजा आएगा और उनसे बेहतर सवाल करने में आपको नॉलेज भी पड़ेगा। तो अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया में ऐसी बहुत ढेर सारे, धीरे धीरे मीडिया की ही बात करूं तो जब मैं मीडिया में मैंने शुरुआत की थी तो उस वक्त जो एक जर्नलिस्ट था उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी और बड़ा ग्लैमर भी था, उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत थी। लेकिन धीरे धीरे मैनेजर की भी जगह इस पेशे में शुरू होती गई और बहुत ढेर सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो खुद भी मैनेजर जैसे हो गए। तो हमने एक चीज सीखी कि किसी मैनेजर के आगे मजबूर नहीं होना है और मैनेजर भी नहीं बनना है। ये मीडिया का एक बड़ा सबक जो मैंने सीखा और जिसकी वजह से आज मैं इज्जत के साथ यहाँ तक पत्रकारिता कर पा रहा हूँ। उस दौर में धीरे धीरे सीनियर्स आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे ये उम्मीद करने लगा था कि आपके बहुत रिलेशन है, तो उसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी अखबार को, किसी भी चैनल को चलाने के लिए विज्ञापन की जरूरत है, तो आप अपने रिलेशन से विज्ञापन भी दिला दीजिए। ट्रू। ये एक तरीका था कि या तो हम विज्ञापन के लिए साफ साफ मना कर देते। अगर हम मना करते तो कोई मैनेजर टाइप का आदमी हमारी पूरी खबरें और हमको भी बेचाता। तो हम जैसे कुछ लोगों ने या तो हथियार डाल दिए या उससे रास्ते निकाले। हमने ये रास्ता निकाला कि एक मैनेजर हमारे गाइडेंस पर सब लोगों से मिलने जाएगा, तो वो हमारे गाइडेंस पर चलेगा, हमको उसके गाइडेंस पर नहीं चलना पड़ेगा। इस दौर में हमने ये भी सीखा और ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें सीखी। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, इसलिए कि आप जब मीडिया में होते हैं तो लोगों को लगता है बहुत ढेर सारी चीजें, इसलिए कि वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कोई चैनल देख रहे होते हैं या सुबह उठकर बेड टी के साथ वो कोई अखबार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस अखबार के पीछे किसी सहाफी की कितनी मेहनत छुपी हुई है, उसने कितना जोखिम उठाया है, ये उसका एहसास नहीं होता। और उन चीजों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। काम भी करना है, जैसा अभी मैं काशिफ साहब से कह रहा था, काम भी करना है और किसी कांटे में भी नहीं उलझना है। वो कैसे करना है, ये चीजें सबसे, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट तो अब लर्निंग्स की बात चली है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आज की अपकमिंग जनरेशन है जो मीडिया को अपना करियर बनाना चाहती है, उनके लिए आप क्या राय है? है। अगर आप सिर्फ रोजगार कमाने के लिए बहुत बड़े पैकेज में जाने की सोच से अगर आप इस पेशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए। इसलिए कि हर कोई रवीश कुमार नहीं हो सकता, हर कोई अंजना ओम कश्यप नहीं हो सकता, हर कोई रूबिका लियाकत नहीं हो सकता और इतने बड़े बड़े पैकेज पर सब नहीं जा सकते हैं। तो बहुत लोगों को नवीन कुमार भी बनना पड़ेगा अपने काम छोड़कर, अजीत अंजुम भी बनना पड़ेगा अपने काम छोड़कर, बड़ी नौकरियों को गंवा कर एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़ेगा जो बहुत जोखिम भरा है और बहुत चैलेंज है जिसमें, तो ये भी करना पड़ेगा। और इसलिए इसमें अगर आप सिर्फ इस सोच से आते हैं कि नहीं आप कुछ दिन में एक बहुत बड़ा पैकेज पा जाएंगे, तो बहुत ढेर सारे लोग बाद में बहुत
निराश होते हैं। हिंदी की पत्रकारिता है, इसलिए मैं निराश का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। तो ज्यादातर हिंदी, इस मुल्क में हिंदी पत्रकारिता सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भी है, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन भी उसी का है, आम आदमी तक पहुंच भी उसी की। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लोकतंत्र क्या है ये समझना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी क्या, आपको रंग भेद जात धर्म इन सब चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपकी अपनी आस्था क्या है, लेकिन वो आपकी निजी चीज है। आपको अगर अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, और जर्नलिस्ट का मतलब होता है इस देश के लिए कुछ, इस लोकतंत्र के लिए कुछ करने वाला इंसान, जो एक कलम का सिपाही है और ऐसा बहुत कुछ करता है जो बहुत ढेर सारे लोग कर गुजरने में सोचते हैं, और वो बहुत अभाव में भी जीता है बहुत सा। तो अगर इस तरह से आपको जीने की आदत डालनी है, और ये आदत आप अकेले नहीं डाल सकते, जब तक आपका पूरा रिश्तेदार नातेदार घर वाले सब लोग उस चीज के लिए तैयार ना हो, तब तक इस काम को करना बहुत आसान है। लेकिन आप आइए, और बड़ी जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है तो भी संविधान की किताब एक हाथ में जरूर होनी चाहिए। और हाथ में होने का मतलब ये नहीं है कि धर्म ग्रंथ जिस तरह से साल में एक बार दिवाली हो या ईद हो, ऐसे मौकों पर झाड़ कर साफ करने के लिए हो, उसके अंदर क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश ना करें कि संविधान को तो मानते हैं और संविधान की नहीं मानते हैं, ऐसा मत बनिएगा। इसको मानिए भी, पढ़िए भी, कर्तव्य भी समझिए, और अधिकार को लोगों को दिलाइए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर कोई रवीश कुमार नहीं बन सकता, अंजना कश्यप नहीं बन सकता। लेकिन आज हिंदुस्तान को, अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की हम प्रिंट और सैटेलाइट मीडिया की बात करें, तो प्रिंट नियर अबाउट 7, 7.5, 8 हजार के नियर अबाउट, और चैनल्स की बात करें नेटवर्क तो 1000+ होंगे। तो इतने बड़े हिंदुस्तान के मीडिया नेटवर्क, बोथ सोशल और प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो रिपोर्ट आई थिंक जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, 1-2 साल पहले आई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, उसमें हिंदुस्तान स्टैंड करता है नियर अबाउट 140 to 145 के आसपास। तो क्या इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा, मतलब क्या क्या हमारे डिमेरिट्स हैं या पीछे आने का है? शॉर्ट एनालिसिस कर लें, क्या क्या उसमें थ्रेट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके पीछे क्या रीजंस आपको लगते हैं? कितना हम इंडेक्स बहुत में ढेर नीचे हैं? बहुत जी, बहुत ढेर सारे हालात हैं इन सब चीजों के लिए। एक तो मीडिया हाउस, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से कारपोरेट के हाथ हो गया, और वो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत उसमें इम्पोर्टेंट है। कुछ वो अपने फायदे के लिए कुछ चीजें ऐसे हाउसेस कर लेते हैं, और कुछ ऐसा उन्हें करना पड़ता है। और जाहिर है, जब अगर मैं टीवी की बात करूं खास तौर, इसलिए कि आजकल इस कंट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी पर निगाह है, सबसे ज्यादा कुछ देखा जाता है तो वो टीवी है। और जाहिर है कि टीवी दिन रात हिंदू मुसलमान की डिबेट करता हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखता है, और वो बड़ा शर्मिंदगी पैदा भी करता है इसमें कई बार। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन ढंग से भी काम कर रहे हैं। तो हमें जो सिखाया गया था, जब हमें सिखाया गया था कि अगर कोई कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल कोई तनाव होता है, या इस तरह का कुछ होता है, तो उसको नजरअंदाज करना, नजरअंदाज से मेरी मुराद ये है कि उस पर खबर नहीं बनाना। हमारे जो सीनियर्स होते थे, हमारे जो एडिटर होते थे, हमें ये कहते थे इस पर नजर रखो, लेकिन लिखना नहीं इस पर। और कभी बहुत लिखने की भी अगर मजबूरी हो जाए, नजर रखने के लिए भी ये था कि हम मीडिया देख रहा है सब चीजें, तो कहीं ज्यादती ना हो, कहीं ऐसी चीज ना हो। और समाज को एक भरोसा भी होता है कि चलो ये लोग हैं, तो हमारी बात बेहतर ढंग से, सही ढंग से जाए। तो उस दौर में हमें यही कहा जाता था। और अगर कभी हमें लिखना भी पड़े तो गुट लिखते थे हम, कि दो गुटों के बीच संघर्ष, दो गुटों के बीच तनाव, फलानी जगह 100
एक एरिया में 144 लगाया गया, इतने थानों में लगाया गया या कर्फ्यू लगा, ये भी बहुत मजबूरी होती थी तब। और ये एक तरह की सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि 144 लग गई, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि 144 लगी है, नहीं जाना है इस एरिया में, अपने घरों से नहीं निकलना है, कर्फ्यू लग गया है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या आज इतने देर तक के लिए ढील दी जाएगी तो यहाँ से आप राशन ले सकते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन होती थी। उसने तक महदूद रखना होता था हमें चीजों को, और हम हिंदू मुसलमान तो कभी कहते ही नहीं थे, ये बात तो कभी हुई ही नहीं। दूसरा, पॉलिटिकल लोग जो है बहुत तरह के बयान दे देते हैं आजकल, कुछ भी कह देते हैं और विवादित बयान करके चला देते हैं, और कई बार आजकल तो हम विवादित भी नहीं कहते, इनकी इस बात ने बड़ा तूल पकड़ा, फलाने जवाब दिया, निकाल नहीं किया, इस तरह से कहते हैं। उस दौर में हम ऐसी बहुत ढेर सारी चीजों को हम चलाते ही नहीं। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि मैं उस दौर में ईटीवी और सहारा समय में होता था, मैं आपको ये जिक्र कर रहा हूँ 2000 से आप समझ लीजिए 2010 के आसपास तक के का ये दौर जो है, उस दौर में अगर हमारे उस एरिया में जहां हम काम करते हैं वहां चीफ मिनिस्टर भी आ जाए, तो पूरे दिन हमको उनके साथ, उनके उस विजिट में वहां उस पूरे नजर रखनी होती थी, हमें साथ में रहना होता था, क्योंकि टीवी का काम जो है वो घर बैठे नहीं हो सकता। टीवी में आपको तकरीबन स्पॉट रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, फील्ड रिपोर्टिंग करनी करनी ही पड़ेगी, तो हमको साथ में होना होता था। लेकिन हम पूरे 10-12 घंटे हम लगाने के बाद हमारे सामने ये चैलेंज होता था कि आज हम इसमें खबर क्या बनाएं, इसलिए कि हमारा एडिटर कहता था कि मुख्यमंत्री आए, उन्होंने ये भूमि पूजन किया, ये शिलान्यास किया, भाषण ये दे दिया और ऐसा किया वैसा किया, लोगों से मिले इनके यहाँ, इसमें खबर क्या है। अब मुख्यमंत्री टॉयलेट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी खबर बन सकती। तो ये जो मीडिया के खबर का तरीका बदला, हम उस वक्त पब्लिक के इंटरेस्ट की जो चीजें होती थी, हम जब चीफ मिनिस्टर आते थे तो हम पब्लिक के बीच से कोई खबर उठाते थे, कोई चीज निकालते थे, या हम पहले से तैयारी करते थे, हमको मालूम होता है चीफ मिनिस्टर इस दिन दौरे पे आए, तो हम कोई बड़ा इशू उस जगह का, हम उस बड़े इशू को पहले स्टोरी फाइल करते थे। जब चीफ मिनिस्टर आ गए या कोई बड़ा नेता आ गया या कोई ऐसा आ गया, तो हम फिर उससे उस पर एक काउंटर बाइट लेते थे, उससे पूछते थे कि ये मसला है, इसका कैसे करेंगे। तो वो जब उस पर जो जवाब देते थे तो वही हमारी खबर होती थी। हमारी 12 घंटे 13 घंटे करीब करीब 2-2 दिन हमारी मेहनत का कोई दूसरी खबर हम नहीं बना। लेकिन अब हम एक ही स्पीच के 25 तरह की खबरें फाइल हमारे अब करनी पड़ती है। तो ये जो तरीका बदला, सब कुछ पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही हो गया। उस वक्त पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द नहीं होता था, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पढ़ाई के लिए दिक्कत है, ये परेशानी, उस पहले खबर ये होती। और अब खबर दिन भर आधे घंटे की डिबेट, 1 घंटे की डिबेट की तैयारियों की खबरें होती हैं, और ज्यादातर वही होता है मीडिया के काम करने का जो तरीका, खास तौर से टीवी पे काम करने का जो तरीका बनता है, वो एक उसी की वजह से आप जैसे जो लोग हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं। और वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि इतना पिछड़ गया मीडिया, क्या रैंकिंग आ गई उसकी हिंदुस्तान की मीडिया, तो जाहिर है कि जब हम बाइज्ड होने लगते हैं कई बार, या हम ऐसे नॉन इश्यूज को हम इशू बनाते हैं, दिन भर उस पर बहस करते हैं, दिन भर गर्मा गर्दो हम लोगों को आपस में उनसे बात कराते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहलवाते हैं या इश्यूज पर बुरा भला कहलवाते हैं, और हम एक शोर शराबा करके चलते बनते हैं। मतलब हम उसका कोई, अगर कोई नतीजा भी निकले, वो कहीं पहुंचे भी, कोई उस पर कोई बात भी, तो उस पर भी नहीं, फिर वो आखिरी में ये होता है कि अब वक्त की कमी है और आपको फिर मिलेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम किसी एक चीज को छेड़ते हैं और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। इसकी वजह से ये सब तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। रिजवान साहब, वाकई आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि जो कॉलेज स्कूलिंग टाइम में हमने करण थापर को देखा, बरखा दत्त को देखा, निधि राजदान को देखा, या अरुण शौरी को देखा थोड़ा बहुत, और आज अच्छा लगा कि एक मुलाकात पीसीजी में हमने रिजवान साहब को भी देखा। तो इंशाल्लाह हम आगे न्यूज़ वर्ड के ज़रिए कुछ चाहेंगे, कुछ सेंसिबल और इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे इंडिया मीडिया में भी आएगी, और हम आपको भी आगे सुनना पसंद करेंगे। आगे के लिए हम काशिफ भाई को पास करते हैं। काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं।
जैसा कि बहुत तो वाकफियत है आपकी, लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे चाइली लोग हैं या जो और लोग भी चाइली ही नहीं है, तो आप को बहुत मुबारकबाद कि आप चाइल के लोगों की बात करते हैं, लेकिन इसको देखने वाले बहुत लोग हैं। आपके इस ग्रुप को भी बहुत ढेर सारे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसमें आते भी हैं, कई बार हम लोगों के जरिए भी आते हैं। मेरे जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि मेरे दादा जो हैं वो सैयद सरावा के एक जमींदार थे, लेकिन वो मेरी दादी का जो गांव था मंदसौर, जो मनोहरगंज स्टेशन है, वहाँ बस गए थे, वहाँ जमींदारियां थी। और मेरे वालिद 6 भाई और 5 बहन, माशाल्लाह बड़ा भरा पूरा खानदान है हमारा। और मेरे जो वालिद के सबसे बड़े भाई मरहूम हशमतुल्लाह साहब, वो पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने एमपी का रुख किया, और एमपी में उन्होंने जंगलात खरीदने शुरू किए। मेरे दादा ये काम करते थे, लेकिन मेरे ताया ने बड़े पैमाने पर इस काम को और बढ़ाया, और माशाल्लाह बड़ा बहुत बड़ा काम किया। अगर हम बात करें उनके कारोबार की, तो वो जबलपुर महाकौशल कहलाता है। एमपी का जो जबलपुर एरिया है, उसका पूरा सराउंडिंग, वो जो कमिश्नरी है महाकौशल कहलाती है। तकरीबन पूरे महाकौशल में उनका लकड़ी का कारोबार, जंगलात खरीदते थे। उस दौर में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, इंदिरा जी ने बाद में राष्ट्रीयकरण किया। तो उस उस दौर में उन्होंने बड़ा कारोबार किया, बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात खरीदते थे। फिर धीरे धीरे जब राष्ट्रीयकरण हुआ, तो सब भाइयों ने अलग अलग काम संभाले, अलग अलग। कुछ 2 भाई हमारे जो बड़े ताया थे और उनसे मिलने वाले थे, रहमतुल्लाह साहब, उन्होंने ये 2 लोग इस कारोबार को करते थे, लकड़ी वाला। और फिर तीसरे नंबर के जो हमारे ताया थे, रईस अहमद साहब, उन्होंने उनके भट्टे थे ईंटों के, चिमनी वाले। चौथे जहां आप रहते हैं, उनके सामने वो घर है हमारे अनवार ठेकेदार के साहब के नाम से हमारे ताया जाने जाते थे। और आज मुझे याद पड़ता है कि 92 के आसपास 1992 में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन आज भी उनका नाम लोग जानते हैं, अनवार ठेकेदार, अनवार अहमद सिद्दीकी साहब। आज भी लोग उन्हें जानते हैं। उन्होंने, वो बड़े ठेकेदार थे। वो करेली जो है उसका भी बहुत बड़ा काम, बहुत ढेर सारा काम उन्होंने किया। इसके बाद मेरे वालिद थे, जो उनके बड़े भाई जब इस तरह के जंगलात और इस चीजें करते थे, तो वो पहले मेरे वालिद हंडिया पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे। उसके बाद फिर वो ये सब फॉरेस्ट ऑफिसर्स और इस तरह की चीज़ों को देख के उनके मन में भी फॉरेस्ट अभी जज्बा पैदा किया, उन्हें फॉरेस्ट में काम करना चाहिए, तो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए। और उसके बाद मेरे जो छोटे जो चचा हैं, मेरे मतलब मेरे एक ही चचा हैं, बाकी सब मेरे वालिद से बड़े थे, वो रेलवे में रेलवे थे, उनका भी इंतकाल हो गया। इसके अलावा मेरी 5 फुफियाँ हैं। एक फुफी जो है वो भरवारी में है, उनका भी इंतकाल हो गया, फूफा का भी इंतकाल हो गया। फूफा पुलिस में थे, उनका लकड़ी का कारोबार भी था। फूफी के बेटे जो हैं वो डॉक्टर थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। जो मेरी दूसरी फूफी हैं, वो वहीं करेली में उनका घर है। उनके उनका भी खेती बाड़ी और इसी तरह का लकड़ी और इस तरह का ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार है, तो उनका भी। जो मेरे बड़े भाई हैं वो रेलवे में अफसर थे, जिसके बड़े भाई हैं फूफी के बड़े बेटे, दूसरे बेटे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सईद साहब। तीसरे बेटे सारा फैमिली का जो बिजनेस है उसको देखते हैं। और उसके बाद जो मेरी चौथी जो तीसरी फुफी है मेरी, वो जबलपुर में रहती है। जिस तरह से मेरे वालिद फॉरेस्ट ऑफिसर थे, मेरे वो फूफा भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे। मेरी फुफी की नफीस फातिमा उनका नाम है, और जो मेरे फूफा थे मरहूम नफीस अहमद सिद्दीकी, इत्तेफाक से दोनों का नाम नफीस नफीस है। और मेरे वो उनकी शादी घर में हुई थी। वो मेरे फूफा जो है मेरे वालिद के, मेरे वालिद के फुफेरे भाई हो। और वो फैमिली
वहाँ बस गई है, उसमें भी सभी अल्हम्दुलिल्लाह सभी उनके बच्चे जो हैं वो एक छत्तीसगढ़ में रहते हैं, एमपीबी में अफसर हैं साजिद भाई हमारे, उनकी शादी जकी जो अनवार साहब हैं उनके उनकी बड़ी बहन से हुई है। उसके अलावा जो मेरे दूसरे फूफा है, वो फूफा के जो दूसरे बेटे हैं वो भी जबलपुर में एमपीवी में बड़े अफसर हैं, सी सी लेवल पर हैं, बड़े अफसर हैं वो भी। तीसरे वाले जो हैं वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, आपको मालूम है जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और बाकी गवर्नमेंट के कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। उनसे उनके बाद वाले जो है वो एडवोकेट हैं शाहिद, वो मेरे हम उम्र हैं। उसके बाद जो एक और भाई हैं हमारे पुप्पी के बेटे हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं। उसके बाद मेरी एक पुप्पी, मेरे फूफा जो है वो पुप्पी और फूफा दोनों का इंतकाल हो गया, वो बॉम्बे में वो फैमिली बस गई थी। वो गवर्नमेंट प्रेस में फूफा हमारे अफसर थे और अब वो उनका दोनों का इंतकाल हो गया है। इसके अलावा मेरी जो सबसे छोटी फूफी हैं वो नैनी में रहती हैं। फूफा जो है वो बीएचईएल में अफसर थे, इस कोरोना के दौर में उनका इंतकाल हो गया है फूफा का। फूफी के जो बच्चे हैं वो एक बेंगलोर में रहती है, बेटी वो साइंटिस्ट है, और उनका बेटा जो है वो एक इसी तरह की एक बड़ी ये जो दवा, ये जो मेडिकल में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पेस मेकर या इस तरह की, उस कंपनी में एक बड़ा अफसर है। तो इस तरह से ये सारे लोग हैं। वहीं मेरा ननिहाल ननिहाल की बात करूं तो बमरौली के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे नाना कोल माइंस में अफसर थे, फिर उन्होंने बमरौली में अपने किन्हीं वजहों से बड़े, अब मैंने कहा ना, बड़ा मुझे मेरे वालिद और मेरे नाना दोनों से वो फकीरी मिल गई है। वो बड़े फक्कड़ अंदाज में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टियां छोड़ दी थी और वो बमरौली पलट कर अपनी प्रॉपर्टी के लिए कभी हो गए, और वो गुलाबबाड़ी में उन्होंने घर बना लिया था। अब वहाँ एक मामू मेरे रहते हैं, मामू की फैमिली रहती है, मामू का इंतकाल हो गया। एक मामू जो दूसरे नंबर के मामू है वो करेली में फैमिली रहती है, और तीसरे नंबर के जो मामू है उनका भी इंतकाल हो गया है वो, लेकिन वो बनारस में बसते हैं। जिसमें से वो नैया रमन चौधरी, आप जिन्हें जानते हैं, वो आपके सीनियर रहे हैं बॉयज हाई स्कूल में, वो मेरे सबसे छोटे मामू के बेटे हैं। तो इस तरह से और भी बहुत ढेर सारी चीजें, बहुत सा सिलसिला है। मेरी शादी मैंने बताया मेरे खानदान में हुई है, मेरे छोटे भाई की भी शादी खानदान में ही हुई है। मेरे वालिद का ये सोच थी, मेरे वालिद और वालदा की, कि इलाहाबाद में ही शादी हो और नजदीक के रिश्तों में हो, इसलिए हम एमपी में रहते हैं, हमें इस तरह से नजदीकी रिश्तों में शादी करना बड़ा खास तौर से जो आसपास का हमारा माहौल है, फॉरेस्ट कैंपस में रहे, मिली जुली बस्तियों में रहे, तो वो जो खानदान में आसपास शादी करने का वो थोड़ा सा हम हेजिटेट होते थे उस तरह की चीजें। लेकिन मेरे वालिद और वालदा का ये मन था, और हम उनकी बात का हम बहुत दोनों भाइयों का बहुत एहतराम करते हैं। आज भी वालदा की मर्जी के साथ ही सारी हमारी चीजें होती हैं। तो उनका ये मकसद था कि अभी इलाहाबाद में ही तुम लोगों की शादी करें, जिससे तुम अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपने उस जो जड़ है उसको न छूटे, कम से कम इस पीढ़ी तक तो न छूटे, फिर आगे जैसा अल्लाह मालिक है। तो उनकी ये सोच थी, एक बड़ा विजन था, और फिर तो जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं। तो लेकिन उनका विजन यही। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हम दो भाई हैं। आदिल अजीज मेरे छोटे भाई हैं, वो कटनी में रहते हैं और वो भी मीडिया में हैं, कई बड़े चैनलों में, अखबार में काम कर चुके हैं, और इसके साथ साथ वो अपना कारोबार भी करते हैं। इसके अलावा मेरी अहलिया जो है वो आयुष में डॉक्टर हैं और मेडिको हैं वो, और साथ ही मेरी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी सना MBBS कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर में है, और वो लखनऊ से MBBS कर रही है। छोटी बेटी मेरी सदा जो है उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, और उसके बाद वो 3 ईयर वाला लॉ कर रही हैं, और लॉ वो चंडीगढ़ से कर रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से ये मेरा छोटा सा, हमारे वालिद की और वालदा के हम दो ही औलादे हैं, और मेरी भी दो बेटियां हैं, और मेरे छोटे भाई का एक बेटा है, छोटा है वो।
खेलकूद या म्यूजिक से कोई लगाव? हाँ, खेल कूद से लगा था। हॉकी खेला, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, शतरंज खेला और यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला इस सब तरह की इन चीजों को। क्रिकेट का तो एक हमने एक बड़ा क्लब भी बनाया और उसका क्लब का मैं चेयरमैन था। हम बड़े टूर्नामेंट करवाते थे और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ खासतौर से जो आपका अपना जिस शहर में आप पले बढ़े होते हैं उस शहर से जब आपका नाता थोड़ा सा कम होता है तो चीजों में होते हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो ग्रुप है वो इंटर ट्रस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है और बहुत बड़े पैमाने पर करवाता है और वो मेरे ही जिम्मे है। वो मेरा ही वो शौक है जो हम यहाँ भी पूरा करते हैं और तकरीबन 1 महीने वो टूर्नामेंट हम खड़ा होता है और पूरे बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी टीम और उसके अलावा कारपोरेट हाउसेस की टीम, हम 2 तरह के टूर्नामेंट करते हैं उसमें, क्रिकेट के टूर्नामेंट और कारपोरेट हाउस की जो टीम है वो सब उसमें खेलती हैं। म्यूजिक का शौक रहा है, मेरे वालिद को भी रहा है। तो शिक्षा भी ली थी संगीत की, लेकिन कुछ शरई और उस तरह की चीजों का भी लिहाज रखते हैं, का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था ये एक मुलाकात नाम हमने, वो गाना मुझे बड़ा पसंद था, लता मंगेशकर का गाना है वो, उस गाने पर ही हमने एक मुलाकात ये नाम रखा था। तो गीत संगीत पसंद है लेकिन उन हदों तक जहां तक जाया जा। प्रोग्राम के आखिर में आप पीसीजी मेंबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने हमें उन सारे लोगों से जोड़ दिया है जिनके का जिक्र तो मैं अपनी वालदा से, वालिद से, खास तौर से मैं अपनी वालदा से, क्योंकि मेरी वालदा की याददाश्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। तो वो अपने सबके बारे में जिक्र करती हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, उन सब का वो जिक्र हमेशा करती हैं। तो आपके इस जो ग्रुप है इसकी वजह से बहुत ढेर सारे लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। आपको जानकर, आप सब लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि तकरीबन 77-78 साल की उम्र हो रही है मेरी माँ की, लेकिन वो अभी भी फेसबुक में और खासतौर से आपके ग्रुप को भी बहुत देखती हैं वो, और इन सब चीज़ों सोशल मीडिया से वो अभी भी अवेयर है। वो सब चीज़ें उनसे आती है और इसलिए कि बच्चों को, मतलब बच्चों से सीखना होता है सब तरह की चीज़ें और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग नहीं करते, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन मेरी माँ, अभी भी मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आपका वो उसकी आवाज़ में आ जाए, थोड़ा ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो सुन रही है वो सारी बातें मेरी साथ में। उनकी, उनका बड़ा एहसान है कि उनके उनका हर रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलता है इन बुजुर्गों से, इनकी दुआएं मिलती है। तो वो मैं आप ये कहना चाहता हूँ आपकी, आप जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा जो एक दौर है इसमें चाइल्ड का मतलब सिर्फ एक कौम नहीं है, चाइल्ड तो सभी को मिलाकर होती है। और जैसे मैं भोपाल में भी रहता हूँ तो यहाँ भी बहुत ढेर सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह बहुत ढेर सारे चाइल्ड हैं और काफी बड़ी बड़ी पोजीशन में है। अभी आपने उनका शाबिस्ता शाहीन का, आपने उनका भी, जमीन का आपने इंटरव्यू किया था जो यहाँ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं और वो भी हमारे नजदीकी रिश्तेदार, हमारे जो सबसे बड़े ताया हैं उनके जो बड़े बेटे हैं सबसे, असलम भाई हमारे शाबिस्ता के जो हस्बैंड है आसिफ जकी, वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वो भी मेरे भाई के साले हैं वो। तो इस तरह से हम सब लोग आपस में जुड़ गए। जिस तरह से जफर साहब दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों से जो जो मुलाकात है। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें इस ग्रुप को किसी एक कौम, किसी एक उसका नहीं बनाना है, इसमें सबको जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जब इसमें जुड़ेंगे तो ये एक गुलदस्ते की तरह है, बहुत अच्छे ढंग से जो आप काम कर रहे हैं और आगे बढ़ेगा और यही मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहे। ये एक मुलाकात सिर्फ एक ना हो, हमारी मुलाकात लगातार। रिजवान साहब, पीसीजी का ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर में बिखरे हुए चाइलियों को आपस में रूबरू कराना। इस ग्रुप में हर वो शख्स जुड़ सकता है जिसका कि ददिहाल, ननिहाल या फिर ससुराल से कोई चाइली कनेक्शन हो।
और चाइल्ड कनेक्शन से मुराद ज्योग्राफिकल चाइल्ड से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्हें हम और आप चाइल्ड कहते हैं। अगर हम इस ग्रुप में उन लोगों को भी ऐड करेंगे जिनका कि कोई चाइल्ड कनेक्शन नहीं है, तो फिर इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव हम पूरा नहीं कर पाएंगे। रिजवान साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगला एपिसोड 50वां एपिसोड होगा, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।